रिएक्शंस एंड इक्वेशन का आज सेकेंड वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा था इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन, क्या क्या रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करना है जब किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला तो ये याद रखें हम लोग, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स which are separated by a forward arrow, which are separated by a forward arrow like this। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, और वो दोनों कहाँ होंगे, एक फॉरवर्ड एरो से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, जनरली क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे रिएक्टेंट्स, दे आर रिटन बिफोर द फॉरवर्ड एरो साइन एंड प्रोडक्ट आफ्टर द फॉरवर्ड एरो साइन। प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखेंगे, आफ्टर द फॉरवर्ड एरो साइन, और रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखेंगे, बिफोर द फॉरवर्ड एरो साइन। तो ये सबसे फर्स्ट रूल होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं, प्लेस अ प्लस साइन आइदर between any two reactants or between any two products, तो केमिकल इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो एक प्लस साइन हम लोग को प्लेस करना है जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो जाएंगे। एक से ज़्यादा यदि रिएक्टेंट्स हैं तो दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन देना है, और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है तो दोनों के बीच में क्या देना है, प्लस साइन। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी में रिएक्टेंट दो हैं, ए एंड बी, तो आप ए एंड बी को कैसे लिखोगे, तो दोनों के बीच में क्या देना होगा, ए प्लस बी। आपने रिएक्टेंट दे दिया, फिर क्या देना है, फॉरवर्ड एरो, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में भी क्या देना होगा, प्लस साइन देना होगा। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो दोनों के बीच में प्लस साइन, सिमिलरली प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो तो दोनों के बीच में क्या देना है, प्लस साइन। तो ये हम लोग का सेकेंड नंबर रूल्स हो गया कि प्लस साइन प्लेस करना होगा when more than one reactants and more than one products are present। ये दूसरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होगी केमिकल इक्वेशन के लिए, वो हम लोग लिखेंगे। द थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट केमिकल इक्वेशन is always write molecular forms of elements in the equation।
जब भी इक्वेशन लिखें तो एलिमेंट्स के कौन से फॉर्म को यूज करें? मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसी को हम लोग फ्री फॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इक्वेशन लिखने में एलिमेंट्स के लिए क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म हम लोग को नोटिस करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स के दोनों फॉर्म होते हैं कुछ एलिमेंट्स में, एटॉमिक फॉर्म और सेकंड जैसे हम लोग ने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म जो है वो नॉट फ्री फॉर्म जनरली होते हैं, नॉट फ्री फॉर्म, और मॉलिक्यूलर फॉर्म को बोलते हैं फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म। ये नॉट फ्री फॉर्म और फ्री फॉर्म क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं जो भी एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो जनरली वो कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? फ्री फॉर्म्स, यानी इसकी स्टेबिलिटी होती है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म और फ्री फॉर्म। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस एटमॉस्फेयर में आप सब जानते हैं कि हम लोग रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस कौन सा? ये O कि O2? कौन सा? तो इसका जवाब होगा O2, क्योंकि यही कौन सा फॉर्म है? फ्री फॉर्म है। आपको नेचर में ऑक्सीजन इसी फॉर्म में मिलता है और इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म। दिस वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो बताइए केमिकल रिएक्शन में उसी फॉर्म को लेंगे जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है? नहीं। और ये फॉर्म कौन सा है? एटॉमिक फॉर्म। दिस वन इज एटॉमिक फॉर्म। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है ना? नेचर ने हम लोग को दिया है O2। अब इससे हम लोग ऑक्सीजन एटम के बारे में सोचते हैं या ऑक्सीजन एटम निकाल सकते हैं, वो अलग मेथड होगी। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म ही क्या होता है? फ्री फॉर्म। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड फ्री फॉर्म? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द नेचर। तो कुछ हम लोग देखते हैं जहां जनरली कंफ्यूजन्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में कि कौन सा फ्री फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट कुछ हम लोग देख लें। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है, नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म क्या होगा? H, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा? H2। यानी आपको केमिकल रिएक्शन में लिखा रहे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखेंगे? H के H2। हम लोग को क्या लिखना होगा? H2, क्योंकि रूल क्या है? ऑलवेज राइट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्वेशन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन सा होगा? H2 होगा, तो हम लोग को H2 लिखना चाहिए। सिमिलरली ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? एटॉमिक फॉर्म क्या हुआ? O, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हुआ? O2। इसी तरह से नाइट्रोजन, इसके लिए क्या लिखना होगा? N, और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हुआ? N2। उसी तरीके से फ्लोरीन, इसको लिखते हैं हम लोग F, और यहां क्या लिखा जाता है? F2, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं क्लोरीन, Cl, और यहां क्या लिखा जाता है? Cl2। तो ये सब इसके कौन से फॉर्म है? मॉलिक्यूलर फॉर्म, और ये कौन से फॉर्म है? एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है कि नोट आप पॉज करके कर लें। कुछ और भी एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं हम लोग जिसका एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म डिफरेंट होते हैं। चलिए, तो कुछ और एलिमेंट्स कौन कौन सा रहे हैं? अभी हम लोग ने क्लोरीन तक लिखा है। नेक्स्ट एलिमेंट है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक फॉर्म Br, और मॉलिक्यूलर फॉर्म जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? Br2। उसी तरीके से आयोडीन, जिसका एटॉमिक फॉर्म है I और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? I2, ठीक है। उसके बाद है फास्फोरस, जिसके एटॉमिक फॉर्म को P बोलते हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? P4। लेकिन याद रखें केमिकल रिएक्शन में अगेन हम लोग क्या लिखते हैं? P ही लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी क्या यूज करते हैं? फास्फोरस को P ही यूज करते हैं। उसी तरीके से सल्फर है,
पिछले क्लास में आप लोग पढ़ा होगा, सल्फर को एटॉमिक फॉर्म में S लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, S8, लेकिन इक्वेशन में क्या लिखेंगे, S ही लिखा जाएगा। तो इन सब बातों का भी ख्याल रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होते हैं, एटॉमिक फॉर्म क्या होते हैं और कौन सा फॉर्म को केमिकल इक्वेशन में लिखा जाता है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड। आइए फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिकल इक्वेशन। Fourth number point is that one is very simple. Our fourth number point is telling to write a balanced chemical equation. Fourth number point हम लोग से बोलता है always write a balanced chemical इक्वेशन। ठीक, हम लोग को हमेशा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। अब ऐसी बात क्यों हो रही कि बैलेंस्ड ही केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाए, अनबैलेंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसके लिए क्या बोला जाता है, हम लोग ऑलवेज लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों? तो टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग क्यों लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। क्लास 9 में भी पढ़ा होगा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास ऑफ, इसमें स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो इसकी स्टेटमेंट है मास ऑफ रिएक्टेंट, वेरी सिंपल मैं बता रहा हूं ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यही बोलना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या करें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखें। यदि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग नहीं लिखते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग फॉलो नहीं करते। कैसे? एक एग्जांपल से हम लोग देख लें, रूल तो इतना ही याद रखेंगे लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सपोज हम लोग ने एक इक्वेशन लिखा है, किसके लिए, वाटर के फॉर्मेशन के लिए। तो बताइए वाटर किससे फॉर्म होगा? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से। चलिए गुड, हाइड्रोजन रिएक्शन किससे करा दूं, ऑक्सीजन से। कितने रिएक्टेंट है, 2, तो दोनों के बीच में कैसा साइन देना है, प्लस साइन देना है। चलिए, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, वाटर। प्रोडक्ट कितने हमारे पास, 1, दैट वन इज वाटर। तो ये तो आपने लिखा केमिकल रिएक्शन। अब इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आइए हाइड्रोजन को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखे। तो हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, H2, प्लस ऑक्सीजन कैसे लिखा जाएगा, O2। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्म को लिखना है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 होता है। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप लोग सबको पता है, H2O। ठीक है, सपोज इसको हम लोग बैलेंस यदि नहीं करते हैं तो हम लोग आते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, ढूंढते हैं हम मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट। तो देखिए आप लोग को पता होगा 9 की कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एटॉमिक मास मिल जाएगा, पूरे का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा हाइड्रोजन का, और प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। 9 में हम लोग ने ये वर्क किया होगा। और यहाँ देखें मास ऑफ प्रोडक्ट,
चलिए, तो मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालें? यहां हाइड्रोजन एटम कितने? 2, तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस, एक एलिमेंट खत्म हो गया, दूसरा में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ऑक्सीजन कितना एटम है? 1, तो क्या लिखें? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। आइए, ये हम लोग कर रहे थे मास ऑफ रिएक्टेंट और इधर कर रहे थे मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन, इसका कितना होता है? 16। ठीक है, यहां क्या करें? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो यहां आप देखें क्या होना चाहिए? 16 इंटू 2 32, और प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू व्हाट? 34। और यहां 2 प्लस 16 इक्वल टू व्हाट? 18। ठीक है, 16 इंटू 2 किया 32, और इंटू और 2 प्लस किया 32 प्लस 2 34, और यहां क्या हुआ? 16 प्लस 2 कितना? 18। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि हम लोग ने इक्वेशन को क्या किया? बैलेंस्ड ही नहीं किया, और जब बैलेंस नहीं किया तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए। तो चलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए। तरीका क्या है बैलेंसिंग का, अभी डिटेल्स आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात आ गई तो ये जान जाएंगे। हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 एटम्स है। हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम्स है। इसको 2 बनाने के लिए इस साइड में, इसको मॉलिक्यूलर साइड बोलते हैं, यहाँ 2 से क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए। तो ऑक्सीजन कितने बन गए? 2। लेकिन हाइड्रोजन भी कितना बन गया? 2 2 जा 4। तो पहले यहाँ कितना था? 2। अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये कैसा इक्वेशन बन गया? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप चेक करके देख लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है कि नहीं। तो क्या होगा? यहां हम लिखा था एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन हमारे पास आ गया है रिएक्टेंट साइड में? 2 2 जा 4। तो क्या करना होगा? 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 ही है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए इधर आ जाइए, यहां भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो यहां क्या कर लिया जाए? 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना बन चुका है? 2। तो यहां क्या लिख दें? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर लें। आगे का कैलकुलेशन मैथमेटिकल्स वे टू कैलकुलेट। तो बोलिए 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। इधर देख लें, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट 4 प्लस कितना होगा? 16 इंटू 2 32। 4 प्लस 16 इंटू 2 32 कितना हो गया? 2 प्लस 4 6 36। इधर भी कितना आ गया? 36। दोनों बात इक्वल हो गए। 32 प्लस 4 36, 32 प्लस 4 36। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। कब पॉसिबल बना? जब हम लोग ने इक्वेशन को बैलेंस्ड किया। तो इसीलिए बच्चों हम लोग को रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन
ऑलवेज किस फॉर्म में लिखना चाहिए? बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को नोट कर लेंगे। आइए, ये रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया। ये सब बेसिक आइडियाज हम लोग रखेंगे, तभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझेंगे और केमिकल रिएक्शन लिखना समझ पाएंगे। चलिए, रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब हम लोग सीखते हैं मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले अभी हम लोग कुछ एक बेसिक थिंग सीखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग को डिस्कस करना है, और वो पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। आप नंबर ऑफ एटम्स को किसी मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले ये जान जाओ कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म हम लोग को जानना होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्म हम लोग जानते हैं। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो बताइए हाइड्रोजन को आप कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में? तो बोलेंगे कि सर H2। कौन सा फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्या बोलेंगे? H2। अभी लिस्ट दिया है। तो ये मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ये जो साइट है यहाँ, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये साइट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स। क्या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है? बताइए, 1। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स यहां प्रेजेंट है? कितने? 2। ये देखिए 2 दिख रहा है हम लोग को। इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कॉन्टेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन contains 2 atoms of H या हाइड्रोजन। 2 एटम हाइड्रोजन का होता है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यदि इस मॉलिक्यूलर साइट में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अफेक्ट होगा, साथ में एटम्स भी अफेक्ट होंगे। जैसे अब यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 2। ठीक है, बट नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4। क्या करना होगा? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जाहिर सी बात है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने? 2 × 2 = कितना? 4 एटम्स। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे यदि 3 मॉलिक्यूल लिख दिया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 3। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? तो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई, 3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन सा फॉर्म होना चाहिए? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म होना चाहिए। जैसे अब कोई मुझे इसमें पूछे कि बताइए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो मैं क्या जवाब दूंगा? होगा ही नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है ही नहीं,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आने का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। ये क्या है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का एक एटम है। कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हैं H2, तो इसका मतलब है H2 कितने H से बना हुआ है, 2 H से, और इस H को आप क्या बोल सकते हो, एटम। तभी तो आप बोल रहे हो वन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम, 2, 1 + 1 2, तो इसलिए 2 एटम्स ये बोल रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को। लिस्ट में भी हम लोग ने देखा है ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ कोई पूछे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो नो, केमिकल रिएक्शन में ये लिखा जाएगा नहीं। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और भी बात करें। एक बैक में मैंने लिस्ट दिया है जहां आप एलिमेंट्स के एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म्स को देख सकते हैं। उस लिस्ट के अलावा कुछ भी एलिमेंट मिलता है तो आप उसको सिंपल एटॉमिक फॉर्म में ही लिखेंगे और वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं बोलूं सोडियम, सोडियम तो लिस्ट में नहीं है और सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। तो इक्वेशन में लिखना होगा तो सोडियम को आप इसी फॉर्म में लिखें, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, बिल्कुल नो डाउट। ये क्या बताएगा, बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1, और नंबर ऑफ एटम भी कितने होंगे, 1। एक मॉलिक्यूल सोडियम में, सोडियम के कितने एटम होंगे, 1 एटम होंगे। तो जो भी लिस्ट में मेंशन नहीं है वो सिंपली हम लोग मेंशन करेंगे, वही उसका कौन सा फॉर्म होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा। और बाकी का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा, डिफरेंट होगा जो लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना हो, हाइड्रोजन तो आप H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन O2 लिखेंगे, फ्लोरीन F2 लिखेंगे, लेकिन सोडियम Na लिखेंगे रिएक्शन में भी, मैग्नीशियम Mg लिखेंगे, एल्युमिनियम Al लिखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेंशन इन द लिस्ट। जो लिस्ट में मेंशन नहीं है उसको अंडरस्टूड कर लेना है, समझ लेना है कि उसको इसी फॉर्म में लिखना है। दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं तो इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ही है, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, 2 वाले फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी ने यदि लिख दिया Na2 तो ये गलत तरीका होगा, ये नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अभी हम लोग ने किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना सीखा। कुछ और क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए मैं देता हूं। जैसे अब मैं बोलूं H2O, चलिए H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसमें बोलूं कि बताइए कि ये इसका कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप बोल लो, कितना होगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नथिंग। इफ नथिंग इज रिटन मीन्स व्हाट, 1 इज रिटन। x का मतलब क्या होता है, 1 × x, अंडरस्टूड है, 1 होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हुए, 1। इसमें कितने तरीके के एटम्स मिल सकते हैं, तो जितने तरीके के एलिमेंट्स है उतने तरीके के एटम्स भी मिलेंगे। तो एक क्या है, हाइड्रोजन, फिर क्या है, सल्फर, फिर क्या है, ऑक्सीजन। देख लीजिए H2SO4 में एक एलिमेंट क्या यूज हुआ होगा, तो हाइड्रोजन। फिर एलिमेंट क्या यूज हुआ होगा, S मीन्स क्या, सल्फर। फिर क्या यूज हुआ होगा, O मीन्स क्या, ऑक्सीजन। तो कितने एलिमेंट यूज हुए, 3 टाइप्स के एलिमेंट्स यूज हुए, तो 3 टाइप्स के एटम्स भी मिलेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन एटम का। बताइए H एटम कितना मिलेगा, H एटम, तो H एटम्स कितने मिलेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से यहाँ एटम देखा जाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, और यहाँ एटम कितना है, 2, तो कितने मिलेंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से सल्फर एटम कितने मिलेंगे, तो यहाँ देख लिया जाए, यहाँ कितना है, 1, और सल्फर के पास कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो कितना मानेंगे, 1। तो 1 × 1 कितना होगा, 1। अब ऑक्सीजन एटम हमसे पूछा जाए तो ये कितना हो सकता है, यहां कितना मॉलिक्यूल है, 1, और ऑक्सीजन एटम कितना हुआ, 4। तो ऑक्सीजन एटम टोटल कितना हो गया, 4।
यानी इस मॉलिक्यूल से सब एटम्स को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो भाई ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, इसको थोड़ी काउंट कीजिएगा, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। तो कितना हो गया 4 + 2 + 1, कितना 4 + 2 + 1, टोटल कितने एटम्स हो सकते हैं 7 टोटल। ऐसे भी आप काउंट कर लो, 4 और 1 5 और +2 7, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स वेरी इजीली। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मिनट, एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स पे हम लोग बात कर लें। सपोज मैं यहां लिख दूं यदि 2, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, तो सर 2 हो गए। अब नंबर ऑफ एटम्स को क्या अफेक्ट होगा, तो अब मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा यहाँ 2, तो जो 1 से मल्टीप्लाई करते थे अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या लिखना होगा 4। यानी हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 4, सल्फर एटम कितने हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल 2 हो गया, तो 2 × 1 सल्फर एटम कितने हो जाएंगे 2, गुड। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 आ गया, 2 × 4 तो कितने हो जाएंगे 8। यदि टोटल आपसे पूछे तो कितने एटम्स हो गए बताइए 14। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी बैलेंस करने में हम लोग इधर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। कुछ भी चेंज करना है कहाँ आप कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसको आप 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, 4 5 जो भी बनाना है, लेकिन इस साइड को हम लोग कभी भी टच नहीं करते हैं, क्योंकि इधर आप चेंज करेंगे तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये तरीका था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। कैसे आप किसी दिए हुए मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का हो। एलिमेंट के बारे में पहले डिस्कस कर लिए, कंपाउंड के बारे में अभी डिस्कस कर लिए कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में इक्वल करना है, reactant side as well as product side, and that one is a way to balance a chemical equation। और वही तरीका है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।